सुरासुराणां सर्वेषां वन्दनीयः सदा स वै पूजनीयो हि दृष्टस्य पापः च यथा शिवः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में 5 ऐसे सिद्धांत जो एक एक अलग अलग विषयों पे आपका ध्यान लेके जाएंगे, जिसमें धन से संबंधित और बहुत सारी विषयों के बारे में आपको ये पांचों सिद्धांत बता देंगे। आइए, आज का कार्यक्रम किसी एक खास विषय पे नहीं है, ये 5 अलग अलग विषय हैं जिन पे एक एक लाइन की बात होगी। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। रविवार के कार्यक्रम के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान भी जरूर लिखें कमेंट में। सबसे पहला सिद्धांत है जो मोक्ष को लेकर के है कि जन्म कुंडली के 6वें भाव में या अष्टम भाव में या जन्म कुंडली के केंद्र में, मतलब लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, अगर इन भावों में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर के बैठे हों तो व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। वस्तुतः ये किसी ने देखा नहीं है, पर हाँ, उच्च के गुरु के कारण उसके जीवन में कृत्य उसके ऐसे होते हैं जिसके कारण वो व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी भी एक भाव में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ ही बैठे हों और उस पे या तो मंगल या तो राहु या तो शनि की दृष्टि हो, तो वो जातक अपने जीवन काल में कुकर्म करने वाला होता है। किसी भी एक भाव में सूर्य और चंद्रमा साथ में हो और उस पे शनि, मंगल, राहु, केतु आदि किन्हीं ग्रहों में से किसी भी एक ग्रह की अगर दृष्टि पड़ जाती है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कृत्य करने वाला होता है जो निंदित कृत्य के अंतर्गत रखे गए हैं। ये दूसरा सिद्धांत है। आपकी कुंडली का जो मारक ग्रह बन रहा है, मतलब द्वितीय या सप्तम भाव, अगर इन मारक ग्रहों का संबंध जब कभी भी किसी पापक ग्रह से हो जाए, शनि, मंगल, राहु, केतु आदि, तो इन दोनों ग्रह की दशाएं जब एक साथ एक्टिव होंगी तो उस व्यक्ति को मृत्यु का सामना करना पड़ता है या व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ता है। ये तीसरा सिद्धांत मैंने बताया। चौथा सिद्धांत ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक ग्रह सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी के जितने ग्रह हैं वो सब कहीं ना कहीं 2-2 राशियों के स्वामी हैं, तो अगर कोई एक ऐसा ग्रह जो 2 भावों का स्वामी हो, अगर उसकी कुंडली में, जातक की कुंडली में किसी ऐसे भाव का स्वामी बनता है वो, जैसे तीसरे, दूसरे, 12वें, 8वें, 6वें, 7वें, मतलब अच्छे भावों के स्वामी न बनता हो और एक उसकी राशि अच्छे भाव में बनती हो, जैसे तुला लग्न की कुंडली के लिए बुध देव 9वें भाव के भी स्वामी होते हैं और 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं, तो फिर बुधदेव कहाँ का परिणाम ज़्यादा करेंगे? तो अगर वो ग्रह 2 भावों का स्वामी है और एक भाव अच्छे, एक राशि उसकी अच्छे भाव में बन रही हो और दूसरी राशि अगर अच्छे भाव में नहीं बन रही हो, और अगर ग्रह अपने अच्छे भाव वाली राशि में बैठा हो तो वो बुरे भाव वाली राशि से स्वतंत्र हो जाता है और अपनी अच्छी राशि का ही परिणाम करता रहता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो सभी कुंडलियों पे लागू होता है। ये चौथा सिद्धांत था। बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि पंडित जी, क्या मेरी कुंडली में लॉटरी और शेयर बाजार का योग है? लॉटरी विशेषतया अचानक से धन प्राप्ति, तो उनको अपनी कुंडली में सबसे पहले चंद्रमा को देखना चाहिए और साथ ही साथ
जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर कोई ग्रह अपनी राशि का बैठा हो और उस पे अन्य एक शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो उस दशा काल में महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर आदि दशाओं में व्यक्ति को लॉटरी और सट्टे से लाभ होते देखा गया है। ये पांचवा सिद्धांत था। जो छठा सिद्धांत है वो विवाह को लेकर के है। जब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे या नवम भाव पे पापक ग्रह की दृष्टि जाएगी या पापक ग्रह बैठ जाएंगे, तो व्यक्ति का विवाह विलंब से होता है, या कई बार उसके दिमाग में विवाह और करियर में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी करियर की होती है, विवाह की नहीं होती। ऐसी अवस्था में कि अगर आपकी कुंडली में भी द्वितीय और नवम भाव पे पापक ग्रह का संबंध है या बैठे हैं, तो आपको ये बात बहुत तन्मयता से समझ लेनी चाहिए कि विवाह पहले या नौकरी पहले। वैसे वक्त के हिसाब से विवाह पहले ही हो जाना चाहिए, शास्त्र धर्म शास्त्र के आधार पे। नहीं तो कई बार आप करियर में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, फिर आपको विवाह में समझौता करना पड़ता है, और ये बहुत आजकल की सामान्य बात हो गई है। या तो लड़के पसंद नहीं आते या तो लड़कियां पसंद नहीं आती हैं। ये मैंने छठा सिद्धांत बताया है। जन्म कुंडली के किसी भी एक भाव में अगर बहुत सारे ग्रह बैठे हैं तो वो भाव स्वतः बलवान हो जाता है, और अगर किसी भाव में दो ग्रह बैठे हैं और किसी भाव में तीन ग्रह बैठे हैं, तो अब प्रश्न उठता है कि कौन सा भाव बली होगा। तो शास्त्रकार वहां उस भाव को बली करार देते हैं जहां तीन ग्रह बैठे हैं। मतलब संख्या में अधिक ग्रह बैठेंगे तो वो भाव बलवान होगा, और अपने उस भाव का फल उस जातक के जीवन में संपूर्णतया देने की पूरी कोशिश और चेष्टा उस भाव में बैठे ग्रह करते हैं। बस बात इतनी होनी चाहिए कि वहां सूर्य ना बैठे हों और वो किसी भी ग्रह को वहां बैठ करके अस्त ना करते हों। अस्त हो जाने पे ग्रह निर्बलत्व की प्राप्ति कर लेता है। ये आठवां सिद्धांत मैंने आपको बताया है। अब आप लोग गिनते रहिएगा ये कौन सा सिद्धांत है, पर एक सिद्धांत और है जो मैं बताता हूं। लग्न से लेकर के चौथे स्थान तक अगर कोई भी एक शुभ ग्रह बैठा और वो बलवान है, या तो अपनी राशि में है या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो वो बली हो जाएगा। तो व्यक्ति को बाल्यावस्था में सुख की प्राप्ति होती है। वहीं अगर पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम इन चार भावों में कोई भी एक शुभ ग्रह बैठा हो और उस पे किसी एक अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो व्यक्ति का मध्य का अवस्था, यानी कि मतलब बाल्यावस्था के बाद का जो काल होता है, उसमें उसको सुख की प्राप्ति होती है। और ठीक वैसे ही नवम, दशम, एकादशवें और 12वें भाव में अगर एक भी शुभ ग्रह बैठा हो और अगर वो बली होकर के बैठा हो, तो व्यक्ति का बुढ़ापा सुखी बीतता है। ऐसा आप कह सकते हैं उसकी कुंडली देख करके। ये नवा सिद्धांत था शायद। 10वां सिद्धांत जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी कुंडली के लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, पंचम और नवम इन भावों के स्वामी तीसरे, छठवें, आठवें और 12वें भाव में अगर बैठे हैं, तो ये दोषयुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोषयुक्त हो जाते हैं। आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था वो शिव पुराण का था, जिसमें भगवान वेदव्यास कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मस्तक पे भस्म और शरीर पे रुद्राक्ष है, उसको देखने से ही या देखने से भी पाप धुल जाते हैं और पुण्य का जागरण हो जाता है। भस्म छू लेने से, भस्म धारित व्यक्ति को ये दर्शन मात्र से भी पाप कट जाते हैं। इसकी इतनी महिमा है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।